नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे रिवीजन डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर का और उसी के साथ ऑफेंस एंड पेनल्टी चैप्टर का भी। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर। डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर क्या बोलता है कि अगर आपने कोई टैक्स की चोरी करी है, आपने कुछ छुपाया है, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट आपसे टैक्स की डिमांड कर सकता है। तो आपसे टैक्स की डिमांड कर सकता है। तो वो टैक्स की डिमांड करने का एक डिफाइंड प्रोसेस होता है। ऐसे नहीं कि कभी भी आके आपसे ऑफिसर पैसा मांगने लग जाएगा। उसको डिमांड करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होता है। वो क्या प्रोसीजर होता है कि अगर आपसे कोई पैसा वसूल करना है, अगर आपसे कोई पैसा वसूल करना है तो डिपार्टमेंट को ऑर्डर पास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर पास करना पड़ेगा। ऑर्डर पास करके बोलेगा कि भैया आप पे इतना टैक्स बनता है, टैक्स दो, उसके साथ इंटरेस्ट पेनल्टी दो। अब ऑर्डर पास कर देना डायरेक्टली किसी व्यक्ति के अगेंस्ट, ये गलत बात है। जस्टिस बोलता है कि कभी भी अगर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट आप एक्शन ले रहे हो तो उसको पहले एक सुनवाई का मौका देना चाहिए। तो ऐसे केस में उसे क्या किया जाएगा? पहले शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा। तो सबसे पहले शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा। शो कॉज नोटिस इशू करके उससे पूछा जाएगा कि भाई आपके से इतना टैक्स क्यों डिमांड ना किया जाए, आपने ऐसा गलती क्यों किया। उसे मौका दिया जाएगा अपना पक्ष रखने का। उसने अपना पक्ष रख दिया, सब बात होगी। उसके बाद अगर प्रॉपर उसको लगता है कि फिर भी इसने चोरी करी है तो ये क्या करेगा? ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर पास करके आपसे टैक्स की डिमांड करेगा और ऑर्डर पास करने के 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये पैसा पे करना है। आपको 3 महीने के अंदर अंदर डिपार्टमेंट को पैसा देना है। अगर आपने 3 महीने के अंदर डिपार्टमेंट को पैसा नहीं दिया तो डिपार्टमेंट फिर खुद रिकवर करने आ जाएगा। डिपार्टमेंट आपको 3 महीने का टाइम देगा कि आप खुद से पैसा पे कर दो, और अगर आपने खुद से पैसा पे नहीं किया तो डिपार्टमेंट फिर खुद रिकवर करने आ जाएगा। वो कैसे करेगा वो भी बात करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर बिना शो कॉज नोटिस दिए हुए ऑर्डर पास कर रहा है तो वो ऑर्डर गलत है। अगर बिना ऑर्डर पास किए हुए रिकवरी कर रहा है तो वो गलत है। तो जो भी चलेगा इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही चलेगा। अगर इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो गलत है, वो इनवैलिड है। तो अब अगर हम बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं सेक्शन 73 और सेक्शन 74 की, जो कि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो, जब आपसे ऑफिसर डिमांड करने आएगा तो ऑफिसर कैसे डिमांड करने आएगा, क्यों डिमांड करने आएगा? तो ऑफिसर को अगर लगता है कि आपने टैक्स पे नहीं किया, या फिर आपने टैक्स कम पे किया है, या फिर आपने रिफंड ले लिया है जो आपको नहीं बनता था, या फिर आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल किया है या यूटिलाइज किया है, अगर इनमें से एक भी काम किया है तो ऐसे केस में ऑफिसर आपसे क्या मांगने आ जाएगा? टैक्स मांगने आ जाएगा। तो वो डिमांड करने के उसके पास 2 तरीके हैं। या तो वो आपसे सेक्शन 73 के अंदर डिमांड करे, सेक्शन 74 के अंदर डिमांड करे। अब कौन से सेक्शन में कब डिमांड करेगा? तो देखो, अगर ऑफिसर को लगता है कि आपने जो ये टैक्स पे नहीं किया है, कम पे किया है, या आईटीसी रॉन्गली अवेल यूटिलाइज के रिफंड लिया है, ये आपने गलती से लिया है, मतलब आपका कुछ जानबूझकर नहीं किया है, आपका इंटेंशन नहीं था, मतलब फॉर एनी रीजन अदर देन फ्रॉड, आपने फ्रॉड के अलावा एरर हो गया, या फिर आपने कोई भी फैक्ट छुपाया नहीं है डिपार्टमेंट से, आपने कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाई नहीं है, कुछ भी गलत नहीं बताया डिपार्टमेंट को, इसका मतलब वो मानता है कि आप ईमानदार हो और आपसे गलती हो गई, तो उस गलती की सजा तो मिलेगी पर कम मिलेगी। ऐसे केस में आपके अगेंस्ट सेक्शन 73 के अंडर ये चलाया जाएगा प्रोसीडिंग। अब अगर ऑफिसर को लगता है कि आपने जो ये टैक्स कम पे किया या पे नहीं किया वो फ्रॉड की वजह से है, आपने जानबूझ करके टैक्स पे नहीं किया, आपको पता था, आपने डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन भी गलत सप्लाई करी है, या डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं करी आपने, तो ऐसे केस में आपके अंडर सेक्शन 74 के अंदर आपके ऊपर क्या चलाया जाएगा? प्रोसीडिंग चलाया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 73 की। सेक्शन 73 बोलता है कि बोनाफाइड मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया, तो ऐसे केस में अगर सेक्शन 73 के अंडर प्रोसीडिंग चला रहा है तो प्रॉपर ऑफिसर को ऑर्डर पास करना होता है। क्या करना होता है? ऑर्डर पास करना होता है। ऑर्डर कितने साल में पास करना होता है? 3 साल के अंदर अंदर। अगर वो 3 साल के अंदर ऑर्डर पास करता है तो ठीक है, वरना ये ऑर्डर वैलिड नहीं होगा। तो सेक्शन 73 के अंदर 3 साल के अंदर अंदर आपको ऑर्डर पास करना होता है। 3 साल कहां से? फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं यहां पे थोड़ा स्पेस बना लेता हूं और वहां पे आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूं। मान लीजिए अगर आपने कोई टैक्स चोरी किया था मई 20 से रिलेटेड, आपने मई 20 से रिलेटेड टैक्स चोरी किया था, तो मई 20 कौन से फाइनेंशियल ईयर में आता है? फाइनेंशियल ईयर 2021 में। फाइनेंशियल 2021 का जो एनुअल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट क्या है? 31 दिसंबर 2021। तो अगर सेक्शन 73 के अंडर प्रोसीडिंग चलाई गई है और आपको ऑर्डर पास करना है
और ऑर्डर पास करना है तो आपको 3 साल के अंदर अंदर ऑर्डर पास करना पड़ेगा। तो 21 के बाद 22, 23, 24, इसका मतलब 31 दिसंबर 2024 तक आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर पास करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 73, वरना वो ऑर्डर की कोई भी वैलिडिटी नहीं रहेगी। अब एक और बात, अब ऑर्डर पास करने से पहले आपको क्या देना पड़ेगा, शोकॉज नोटिस। तो शोकॉज नोटिस कब तक देना है, तो शोकॉज नोटिस के लिए बोला गया है कि सेक्शन 73 में शोकॉज नोटिस अगर देना है तो आपको जो ऑर्डर इशू करने की ड्यू डेट होती है उससे 3 महीने पहले, इसका मतलब 2 साल 9 महीने के अंदर आपको क्या करना है, शोकॉज नोटिस देना है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। तो ड्यू डेट एनुअल रिटर्न की कब है, 31 दिसंबर 2021। अगर मान लो मई 20 वाला ये एग्जांपल लें तो ऐसे केस में आपको शोकॉज नोटिस इशू करना है 30/9/2024 तक। अगर आपने 30/9/2000 तक शोकॉज नोटिस इशू कर दिया तो ये प्रोसीडिंग वैलिड है, वरना आपके अगेंस्ट प्रॉपर ऑफिसर कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। तो अगर प्रॉपर ऑफिसर को एक्शन लेना है आपके अगेंस्ट सेक्शन 73 के अंदर तो 30/9/2024 तक उसे 2 साल 9 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, शोकॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा। और उसके बाद 3 साल के अंदर अंदर, मतलब ड्यू डेट से 3 साल के अंदर अंदर आपको ऑर्डर भी पास करके देना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, वरना ये प्रोसीडिंग वैलिड नहीं रहेंगी। अब मान लीजिए, अब हम बात करते हैं सेक्शन 74 की। सेक्शन 74 में अगर शोकॉज नोटिस इशू करना है, ऑर्डर देना है, तो बात ऐसी है कि सेक्शन 74 क्योंकि आपने फ्रॉड किया है, तो फ्रॉड को ढूंढने में टाइम लगता है, तो प्रॉपर ऑफिसर को एडिशनल टाइम दिया गया। तो प्रॉपर ऑफिसर को बोला कि अगर सेक्शन 74 के अंदर ऑर्डर पास करना है, अगर सामने वाले ने फ्रॉड किया है तो ऐसे केस में आप ऑर्डर 5 साल तक कर सकते हो। तो मतलब एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से 5 साल तक आप ऑर्डर पास कर सकते हो। तो 31 दिसंबर 2021 जो ड्यू डेट थी, वहां से 5 साल 22, 23, 24, 25, 26, तो 31/12/2026 तक ऑर्डर पास किया जा सकता है अंडर सेक्शन 74। और ऑर्डर पास करने से पहले क्या देना पड़ेगा, शोकॉज नोटिस। तो जिस प्रकार से आपको 73 में 3 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है, यहां पे 6 महीने पहले ड्यू डेट है। इसका मतलब 4 साल 6 महीने के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, शोकॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा। अगर आपको सेक्शन 74 के अंडर क्या चलानी है, प्रोसीडिंग चलानी है। तो 4 साल 6 महीने कब होंगे, 31 जून 2026। ठीक है, इस प्रकार से आपने अगर 30 जून 2026 तक शोकॉज नोटिस इशू कर दिया तो प्रोसीडिंग वैलिड है, वरना सारी प्रोसीडिंग क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी, कोई भी काम नहीं आएगी। तो इस प्रकार से डिफाइंड टाइम लिमिट है। अगर इतने टाइम लिमिट में शोकॉज नोटिस या ऑर्डर इशू कर दिया जाता है तो आपकी प्रोसीडिंग वैलिड है, वरना प्रॉपर ऑफिसर आपके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले पाएगा। उसके बाद मान लीजिए अगर आपके अगेंस्ट सेक्शन 73, 74 लगा दिया जाता है तो आपके ऊपर कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है, तो सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 73 की। अगर सेक्शन 73 की बात करें तो वहां पे आपसे क्या हुआ है, मिस्टेक हुआ है, तो ऐसे केस में आपके ऊपर पेनल्टी भी कम लगाई जाती है। आपने गलती से किया, आपने जानबूझ करके नहीं किया, तो आपके ऊपर पेनल्टी होती है 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर। 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर। तो मान लो अगर 10 लाख रुपए का टैक्स चोरी किया है तो 1 लाख रुपए या फिर 10,000 विच एवर इज हायर हो जाएगा आपका पेनल्टी। बट हां, इसमें एक और छूट दे दिया कि अगर सेक्शन 73 है और आपने जो शोकॉज नोटिस इशू करने से पहले ही पेनल्टी पे कर दिया, आपने मिस्टेक किया, इससे पहले कि आपको डिपार्टमेंट शोकॉज नोटिस इशू करता उससे पहले आपने क्या कर दिया, पेनल्टी पे कर दिया, सॉरी टैक्स पे कर दिया। तो ऐसे केस में अगर आपने शोकॉज नोटिस इशू करने से पहले ही टैक्स पे कर दिया तो आपको पेनल्टी पे करने की जरूरत नहीं है। इवन शोकॉज नोटिस इशू होने के 30 दिन के अंदर भी आपने अगर टैक्स पे कर दिया तो भी आपको पेनल्टी पे करने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर। बट अगर आपने शोकॉज नोटिस करने से पहले पे कर दिया या 30 दिन के अंदर पे कर दिया तो आपको पेनल्टी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से सेक्शन 74 बोलता है कि सेक्शन 74 में आपने गलती करी है जानबूझ करके, तो आपके ऊपर पेनल्टी भी क्या लगाई जाएगी, ज्यादा लगाई जाएगी। कितनी लगाई जाएगी, 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट। जितना आपने टैक्स का चोरी किया है उतना ही आपके ऊपर क्या लगा दिया जाएगा, पेनल्टी लगा दिया जाएगा। बट हां, अगर आपने उस टैक्स को शोकॉज नोटिस इशू करने से पहले ही पे कर दिया, इससे पहले कि आपको शोकॉज नोटिस होता उससे पहले आपने टैक्स पे कर दिया, तो आपकी पेनल्टी कम होकर कितनी हो जाएगी, 15% ऑफ द टैक्स अमाउंट।
अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर शो कॉज नोटिस इशू ना हो तो ऐसे केस में आप 15% पेनल्टी के साथ टैक्स पे कर दीजिए, आपके ऊपर शो कॉज नोटिस इशू नहीं होगा। उसके बाद अगर आपने शो कॉज नोटिस इशू होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपने टैक्स पे कर दिया तो ऐसे केस में पेनल्टी सिर्फ आपके ऊपर 25% ही लगेगी। और अगर आपने ऑर्डर इशू होने के 30 दिन के अंदर पे किया, ऑर्डर इशू हो गया, ऑर्डर होने के 30 दिन के अंदर पे किया तो ऐसे केस में 50% ऑफ द टैक्स अमाउंट आपकी क्या रहेगी, पेनल्टी रहेगी। और अगर आप ऑर्डर होने के 30 दिन के अंदर भी पे नहीं करते हो तो ऐसे केस में पूरी की पूरी पेनल्टी 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ बातें करते हैं इन्हीं से रिलेटेड कि भाई अगर किसी भी व्यक्ति पे आप कोई टैक्स वगैरह लगा रहे हो तो उससे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसे अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए और उसे हियरिंग का मौका भी देना चाहिए कि अगर वो आपके सामने पेश होकर कुछ बताना चाहता है तो उसे हियरिंग का मौका भी देना चाहिए, बट मैक्सिमम 3 बार उसे मौका दिया जा सकता है, एडजॉर्नमेंट हो सकती है। और अब बात करेंगे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी के केस में। देखो कुछ बातें ध्यान रखना, हमने बात किया कि कितना टैक्स लगेगा, कितना इंटरेस्ट, कितना पेनल्टी लगेगा। इंटरेस्ट आपको पता है कि 18% पर एनम की रेट से लगता है, हमने पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में डिस्कस किया था। अब आप जब भी टैक्स पे करोगे तो उसके साथ इंटरेस्ट पे करोगे और पेनल्टी पे करोगे। पर एक बात ध्यान रखना आपको कि टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो ऑर्डर में लिखा हुआ है वो शो कॉज नोटिस से ज्यादा नहीं हो सकता। आपने शो कॉज नोटिस में जो टैक्स पेयर को बताया था कि आपके ऊपर इतना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता ऑर्डर में। तो जब भी आप ऑर्डर इशू करोगे, मतलब प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर इशू करेगा तो वो ऑर्डर जब इशू करेगा तो उसके अंदर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी का अमाउंट जो होगा वो शो कॉज नोटिस से ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता पर उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इंटरेस्ट मैंडेटरी है, भले ही प्रॉपर ऑफिसर ने ऑर्डर पास करते टाइम ऑर्डर में ना लिखा हो पर इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, बट हां शो कॉज नोटिस से ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद अगर टैक्स का अमाउंट मॉडिफाई कर दिया कोर्ट और ट्रिब्यूनल में, आपके ऊपर कोई टैक्स लगाया गया और आप कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने उस टैक्स को कम कर दिया है, ज्यादा कर दिया, तो अकॉर्डिंगली उसकी जो पेनल्टी और इंटरेस्ट है वो भी मॉडिफाई हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। उसके साथ ही अगर अंडर सेक्शन 73, 74 पेनल्टी लगा दी गई है तो किसी दूसरे सेक्शन में पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि अब एक व्यक्ति को एक गलती के लिए 2 बार हम सजा नहीं देना चाहते, इसलिए 2 बार पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। उसके बाद एक और बात, अगर जीएसटीआर 3B जो होती है, आप डिले फाइल करते हो, आप फाइल करने में लेट हो जाते हो, आपने फाइल तो कर दिया पर डिले किया, तो इसका मतलब आपने टैक्स तो पे कर दिया, टैक्स तो चोरी नहीं किया, जस्ट आपने जीएसटीआर 3B फाइल करने में डिले हो गए, तो ऐसे केस में सेक्शन 73, 74 नहीं लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जीएसटीआर 3B तो ऑलरेडी फाइल कर दी, टैक्स तो आपने ऑलरेडी पे कर दिया, टैक्स ऐसा तो नहीं कि नहीं पे किया बट डिले किया है थोड़ा, तो ऐसे केस में आपके ऊपर जनरल पेनल्टी लगाई जा सकती है। सेक्शन 73, 74 इन्वोक करने की जरूरत नहीं है। एक बार टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सब कुछ पे कर दिया तो आपकी प्रोसीडिंग वहीं पे समाप्त हो जाएंगी, उसके बाद आपको फर्दर कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे कर दिया, बात खत्म। उसके बाद जो हमने टाइम लिमिट की बात की थी कि भाई सेक्शन 73 में 3 साल होते हैं और सेक्शन 74 में 5 साल होते हैं, बट ध्यान रखना, मान लो आपको शो कॉज नोटिस इशू किया गया सेक्शन 74 में, सेक्शन 74 में, और बाद में कोर्ट में मैटर चला गया और प्रॉपर ऑफिसर प्रूव नहीं कर पाया कि यहां पे फ्रॉड इन्वॉल्व था। अब बात क्या है, सेक्शन 74 का नोटिस तभी इशू किया जाता है जब फ्रॉड होता है, तो फ्रॉड ही नहीं है तो इसका मतलब सेक्शन 74 का जो नोटिस था वो इनवैलिड था। तो क्या अब गवर्नमेंट टैक्स वसूल नहीं कर पाएगी? कर पाएगी। वो जो सेक्शन 74 का शो कॉज नोटिस है उसे ये माना जाएगा कि ये सेक्शन 73 का नोटिस था, उसे सेक्शन 73 का नोटिस मान लिया जाएगा अगर फ्रॉड प्रूव नहीं होता है। अब ये देखना पड़ेगा कि जो नोटिस इशू किया गया था अंडर सेक्शन 74, क्या वो सेक्शन 73 की टाइम लिमिट के अंदर इशू किया गया था? इसका मतलब 2 साल 9 महीने के अंदर इशू किया गया था। अगर किया गया था तो सेक्शन 73 के अंदर उससे टैक्स वसूल किया जा सकता है, बट अगर 2 साल 9 महीने के बाद इशू किया गया तो ऐसे केस में उससे टैक्स वगैरह वसूल नहीं किया जा सकता है, वो नोटिस टाइम बार हो जाएगा, नोटिस टाइम बार हो जाएगा। अब अगर प्रॉपर ऑफिसर को ऑर्डर पास करना है ड्यू टू कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया है, कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने डायरेक्शन दिया है कि ऑर्डर पास कर दो, उसकी वजह से ऑर्डर पास करना है, तो उसके पास 2 साल होते हैं। जब कोर्ट ने ऑर्डर डायरेक्शन दिया है उससे 2 साल के अंदर अंदर उसे ऑर्डर पास करना होता है। हाँ, अगर ऑर्डर पास नहीं होता टाइम लिमिट में, जो 3 साल और 5 साल का टाइम पीरियड है, अगर ऑर्डर पास नहीं किया गया तो यह मान लिया जाएगा कि प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई। इसका मतलब उसके बाद आप टैक्स वसूल नहीं कर पाओगे किसी भी टैक्स पेयर से। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति के ऊपर नोटिस इशू कर दिया गया अंडर सेक्शन 73, 74, मान लो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में नोटिस इशू कर दिया अंडर सेक्शन 73, 74,
कोई गलती थी आपकी। फिर आपने क्या किया, आपको नोटिस इशू करने के बाद फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, फाइनेंशियल 21-22 में आपने फिर वही गलती दोहराई, तो ऐसे केस में आपको जब 20-21 में नोटिस दिया गया था, पूरा डिटेल नोटिस दिया गया था, तो क्या 21-22 के लिए आपको वापस नया नोटिस देना पड़ेगा, पूरा डिटेल नोटिस देना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा? तो यहां पे बोल दिया गया कि जब गलती सेम है, किसी दूसरे पीरियड में सेम गलती करी है, तो प्रॉपर ऑफिसर को नया नोटिस पूरा डिटेल में देने की जरूरत नहीं है। वो क्या कर सकता है, सिर्फ एक स्टेटमेंट इशू कर देगा जिसमें पूरा डिटेल होगा कि भाई आपने 20-21 में गलती करी थी, सेम गलती आपने अभी करी है, उसका आपका इतना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी बनता है। उसके बाद मान लीजिए अगर असेसी के ऊपर कोई डिमांड रेज की गई, असेसी के ऊपर टैक्स लगाया गया, इंटरेस्ट लगाया गया, अब असेसी चला गया कोर्ट और ट्रिब्यूनल में, और कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने अगर उस डिमांड को बढ़ा दिया या कम कर दिया, तो दोनों ही केसेस में डिपार्टमेंट को नया शो कॉज नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं है। जो ऑलरेडी इशू किया हुआ नोटिस है वही कंटिन्यू होगा। बट एक बात है, अगर डिमांड बढ़ाई गई है तो जितने अमाउंट से बढ़ाई गई है उतने अमाउंट का नया नोटिस इशू करना पड़ेगा, पूरे का दोबारा इशू करने की जरूरत नहीं है, जितना बढ़ाया गया उतने का नया नोटिस इशू हो जाएगा। और अगर डिमांड कम की गई है तो ऐसे केस में जो कम किया गया अमाउंट है वो इंटीमेट कर दो, आपको नया नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेल्फ असेस टैक्स की बात आती है। कुछ सेल्फ असेस टैक्स कौन सा होता है, ऐसा टैक्स जो असेसी बोल रहा है, खुद बोल रहा है, खुद ने असेस किया है, असेसी ने, टैक्स पेयर ने खुद ने बोला है कि मेरा इतना टैक्स बनता है। कब बोलता है वो, जब जीएसटीआर 3B फाइल करता है। तो जब जीएसटीआर 3B फाइल करता है तो वो क्या बोलता है कि मेरा इतना टैक्स बनता है। तो उसने बोल तो दिया कि मेरा इतना टैक्स बनता है, बट उसे पे नहीं किया, उसे पे नहीं किया। तो इसका कहने का मतलब वो टैक्स पेयर खुद ही बोल रहा है कि मेरा टैक्स बनता है और पे नहीं कर रहा। तो ऐसे केस में क्या उस व्यक्ति को पक्ष रखने का मौका देना चाहिए? पक्ष रखने का मौका तो तब देते ना कि अगर प्रॉपर ऑफिसर बोलता कि टैक्स बनता है और असेसी बोलता कि नहीं बनता, बट दोनों ही बोल रहे हैं कि टैक्स बनता है, तो ऐसे केस में पक्ष रखने का मौका देने की जरूरत नहीं है। अगर सेल्फ असेस टैक्स 30 दिन के अंदर पे नहीं किया ड्यू डेट से, तो ऐसे केस में शो कॉज नोटिस भी इशू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली उसके अगेंस्ट क्या चलाई जा सकती है, रिकवरी इनिशिएट की जा सकती है। मैंने बताया था सबसे पहले शो कॉज नोटिस, फिर ऑर्डर, फिर रिकवरी, पर यहां पे डायरेक्टली रिकवरी चलाई जा सकती है अगर सेल्फ असेस टैक्स 30 दिन के अंदर पे नहीं किया गया। और उसके बाद आपने मान लो लोगों से टैक्स कलेक्ट कर लिया, लोगों से टैक्स कलेक्ट कर लिया और गवर्नमेंट को पे नहीं किया, लोगों से टैक्स के नाम पे अमाउंट ले लिया और गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तो ऐसे केस में भी आपको एससीएन कभी भी इशू किया जा सकता है। वहां पे 3 साल का जो टाइम पीरियड है वो अप्लाई नहीं होगा, कभी भी आपको शो कॉज नोटिस इशू किया जा सकता है। शो कॉज नोटिस की कोई भी टाइम लिमिट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने गवर्नमेंट का पैसा खाया है, तो ऐसे केस में आपको कभी भी शो कॉज नोटिस इशू किया जा सकता है। और दूसरी बात, अगर सेल्फ असेस टैक्स या फिर जो लोगों से पैसा टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे नहीं किया है वो आप 30 दिन के अंदर पे नहीं करते हो ड्यू डेट से, तो ऐसे केस में आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। अब आपको वेवर नहीं मिलेगा। हमने बोला था ना कि शो कॉज नोटिस इशू करने से पहले अगर टैक्स पे कर दिया या शो कॉज नोटिस इशू करने के 30 दिन के अंदर अगर टैक्स पे कर दिया तो पेनल्टी माफ हो जाती है। बट यहां पे पेनल्टी माफ नहीं होगी क्योंकि सेल्फ असेस टैक्स आपने खुद ने बोला है और गवर्नमेंट का पैसा आप रख के बैठे हो, तो ऐसे केस में आपको पेनल्टी पूरी देनी पड़ेगी। आपको कोई भी पेनल्टी का वेवर नहीं मिलेगा अगर सेल्फ असेस टैक्स और टैक्स कलेक्टेड की बात आ रही है। हाँ, और एक और बात ध्यान रखना, एक तो जीएसटीआर 3B में व्यक्ति बताता है कि मेरा इतना टैक्स बनता है, और एक होती है जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 में वो बताता है कि मैंने इतना सेल किया है। अगर उसने कोई सेल डिस्क्लोज कर दी जीएसटीआर 1 में बट उसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया जीएसटीआर 3B में, तो उसे भी क्या बोला जाएगा, सेल्फ असेस टैक्स, क्योंकि उसने सामने वाले ने खुद से बताया है कि भाई मेरा इतना टैक्स बनता है और फिर भी वो टैक्स पे नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो सेल्फ असेस टैक्स कहलाएगा और उसके अंदर कोई भी छूट नहीं दी जाती और आपको शो कॉज नोटिस भी इशू करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये बात होती है सेक्शन 73 से लेकर 75 की बात हमने करी। अब हम बात करेंगे सेक्शन 76 की। सेक्शन 76 बोलता है टैक्स कलेक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड। तो आपने पैसा कलेक्ट कर लिया लोगों से बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, आपने लोगों से पैसा कलेक्ट कर लिया और गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, तो ऐसे केस में आपके ऊपर लग जाएगा सेक्शन 76, लग जाएगा सेक्शन 76। अब हो सकता है कि आपने कोई ऐसी सप्लाई की हो जो टैक्सेबल हो, जिसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करना है और आपने टैक्स कलेक्ट करके और गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया,
या हो सकता है आपने कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई की हो जिसके ऊपर टैक्स कलेक्ट नहीं करना होता, बट आपने फिर भी सामने वाले से टैक्स के नाम पे क्या ले लिया, पैसा ले लिया। सामने वाले को बोला कि इसके ऊपर 18% टैक्स लगता है और आपने पैसा वसूल कर लिया, बल्कि वो तो एग्जेम्प्ट सप्लाई थी, और फिर आपने गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, तो ऐसे केस में आप हो चोर। क्योंकि अगर आपने लोगों से पैसा कलेक्ट किया है टैक्स के नाम पे तो आपको गवर्नमेंट को जमा करवाना ही पड़ेगा, चाहे वो रिकवरेबल हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अगर टैक्स के नाम पे रिकवर किया है तो गवर्नमेंट को जमा करवाना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर जमा नहीं करवाया तो प्रॉपर ऑफिसर आपको क्या करेगा, नोटिस इशू करेगा। नोटिस इशू करके आपसे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी की डिमांड करेगा। अब इंटरेस्ट कितना लगेगा वो बात ध्यान रख लेना। देखो टैक्स पेनल्टी तो ऊपर हमने डिस्कस कर लिया, अब इंटरेस्ट कितना लगेगा ध्यान रखना। अगर कोई ट्रांजैक्शन टैक्सेबल थी, अगर कोई ट्रांजैक्शन टैक्सेबल थी, उसके ऊपर आपने टैक्स कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, तो ऐसे केस में जो वो टैक्स पे करने की ड्यू डेट थी गवर्नमेंट को, वहां से इंटरेस्ट लगेगा। कहने का मतलब अगर मान लो मई 20 का कोई ट्रांजैक्शन था जिसपे आपने टैक्स कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, तो मई 20 का आपको जमा कब करवाना होता है, मई के बाद आता है जून। जून 20 को, 20 जून को आप क्या करते हो, रिटर्न फाइल करते हो। ठीक है, 20 जून को आप क्या करते हो, रिटर्न फाइल करते हो। तो 20 जून तक आपको टैक्स जमा कराना होता है। तो अगर आपने जमा नहीं करवाया तो 21 जून से आपको क्या लगने लग जाएगा, इंटरेस्ट लगने लग जाएगा, अगर वो ट्रांजैक्शन टैक्सेबल थी और आपने टैक्स गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया। अगर ट्रांजैक्शन टैक्सेबल नहीं थी, ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट थी, फिर भी आपने लोगों से पैसा कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, ठीक है, तो ऐसे केस में आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो उसी दिन से लगने लग जाएगा जिस दिन आपने लोगों से पैसा कलेक्ट किया था। मान लो आपने पैसा कलेक्ट कर लिया था 15 मई को, तो आइडियली ड्यू डेट कब होती है, 21 जून की, पर यहां पे तो ट्रांजैक्शन टैक्सेबल ही नहीं था, फिर भी आपने पैसा कलेक्ट कर लिया, तो ऐसे केस में 15 मई से ही आपका इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा, इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। और जब भी पैसा आप गवर्नमेंट का कलेक्ट कर लेते हो लोगों से टैक्स के नाम पे और गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाते, तो उसके लिए आपके ऊपर कभी भी नोटिस इशू किया जा सकता है। उसमें 3 साल या 5 साल की लिमिट नहीं है, और नोटिस इशू करने के 1 साल के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर भी पास करना पड़ेगा। उसके बाद आता है टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड एंड पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कि अगर मान लो सेक्शन 77 की बात करेंगे, अगर किसी व्यक्ति ने किसी सप्लाई को इंट्रास्टेट समझ के उसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर दिया और बाद में उसे पता लगा कि वो तो इंट्रास्टेट सप्लाई थी, आईजीएसटी पे करना था, तो ऐसे केस में अब उसे आईजीएसटी पे करना पड़ेगा और सीजी और एसटीएसटी जो उसने ऑलरेडी पे कर दिया है वो उसे रिफंड मिल जाएगा। और रिवर्स इसका भी सेम रहेगा, इंटरेस्ट कोई भी इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा और आपस में एडजस्ट नहीं कर सकते। आपको नया टैक्स पे करना पड़ेगा, पुराना आप रिफंड ले सकते हो बट एडजस्ट नहीं किया जा सकता। बट हाँ, इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ये हो गया सेक्शन 74। सेक्शन 78 बोलता है कि अगर किसी टैक्सेबल पर्सन ने अमाउंट 3 महीने के अंदर पे नहीं किया, मैंने बताया था कि आपके ऊपर ऑर्डर सर्व हो गया और ऑर्डर सर्व होने के 3 महीने के अंदर अगर आपने टैक्स पे नहीं किया तो आपके अगेंस्ट क्या चलाई जाएगी, रिकवरी प्रोसीडिंग चला दी जाएगी। और रिकवरी प्रोसीडिंग में रिकवरी कैसे की जाएगी, देखो फॉलोइंग मेथड्स हैं जैसे रिकवरी की जा सकती है कि मान लो डिपार्टमेंट के पास आपका कोई पैसा पड़ा है तो उसमें से पैसा काट लिया जाएगा, डिडक्शन फ्रॉम दी मनी ओड, जो डिपार्टमेंट आपको पैसा देने वाला था उसमें से पैसा काट लिया जाएगा। या फिर आपके जो गुड्स वगैरह डिटेन या सीज किए गए हैं उन्हें सेल कर दिया जाएगा, सेल करके पैसा रिकवर कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी सीज करके उससे भी सेल कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको कोई तीसरा व्यक्ति पैसे देने वाला था, कोई थर्ड पर्सन आपको पैसे देने वाला था, तो डिपार्टमेंट अब सीधा थर्ड पर्सन के पास चला जाएगा और उसे बोलेगा कि इस व्यक्ति को पे करने की बजाय मेरे को पे कर दे क्योंकि हमने रिकवरी करनी है इस व्यक्ति से। तो थर्ड पर्सन जो आपको पैसे देने वाला था उससे रिकवरी कर ली जाएगी, इसे बोलते हैं गार्निशी प्रोसीडिंग। उसके बाद अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की हेल्प लेके आपसे पैसा कलेक्ट किया जा सकता है, मजिस्ट्रेट की हेल्प लेके आपसे पैसा कलेक्ट किया जा सकता है, या फिर आपका कोई गारंटी देने वाला व्यक्ति था उससे पैसा कलेक्ट कर लिया जाएगा, या फिर कंपनी को लिक्विडेट करके भी पैसा रिकवर किया जा सकता है। उसके बाद अब आपके ऊपर डिमांड रेज कर दी गई, आपके ऊपर डिमांड रेज कर दी गई, आपसे डिपार्टमेंट पैसा मांग रहा है कि भैया पैसा दो। अब अगर आप पैसा नहीं देना चाहते हो, मतलब आपके पास एक साथ इकट्ठा पैसा नहीं है, तो आप कमिश्नर को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मेरे पास एक साथ पैसा नहीं है, आप ऐसा करो मुझे इंस्टॉलमेंट में पे करने का मौका दे दो, मैं आपको इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दूंगा।
ठीक है, तो ऐसे केस में कमिश्नर आपको अलाउ कर सकता है इंस्टॉलमेंट में भी पैसा पे करना। तो कमिश्नर आपको अलाउ कर सकता है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, मैक्सिमम 24 इंस्टॉलमेंट्स में आपको अलाउ कर सकता है, उससे ज्यादा इंस्टॉलमेंट नहीं बना सकता। और एक भी इंस्टॉलमेंट में अगर डिफॉल्ट किया तो पूरा का पूरा टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो जितना भी बचा हुआ अमाउंट है वो सारा एक साथ पे करना पड़ जाएगा अगर एक भी इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट कर दिया तो। बट ध्यान रखना, अगर आपने जीएसटीआर 3B फाइल किया है और उसके अंदर आपने कोई टैक्स बताया कि मेरा इतना टैक्स बनता है, उसके लिए कभी भी इंस्टॉलमेंट नहीं बनाई जाएगी, वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा। आपसे कोई टैक्स का डिमांड कर दिया है तो ऐसे केस में आप उसका इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। पर ध्यान रखना कि अगर अमाउंट 25,000 से कम है तो ऐसे केस में आपको इसका फैसिलिटी नहीं मिलेगा, इसका इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी, क्योंकि अमाउंट ही बहुत कम है। या फिर जो व्यक्ति इस इंस्टॉलमेंट के लिए अप्लाई कर रहा है उसे किसी पिछले साल में भी इंस्टॉलमेंट के लिए अप्लाई किया था और उसे मना कर दिया गया था, तो ऐसे केस में उसे इस साल भी इंस्टॉलमेंट का फायदा नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर उस व्यक्ति ने टैक्स का पेमेंट करने में अगर डिफॉल्ट किया है, आपके ऊपर डिमांड ऑर्डर इशू किया गया और आपने 3 महीने के अंदर अंदर टैक्स पे नहीं किया और आपके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग चालू कर दी, तो ऐसे केस में फिर आपको ये इंस्टॉलमेंट में पे करने का मौका नहीं मिलेगा। एक बार रिकवरी प्रोसीडिंग चालू हो गई फिर आपको इंस्टॉलमेंट का मौका नहीं मिलेगा। और एक बात कि भाई होता क्या है ना, मैं आपको बताता हूं कि कोई व्यक्ति है मिस्टर ए, उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि डिपार्टमेंट का अगर रिकवरी करना चाहेगा तो रिकवरी उसके प्रॉपर्टी को बेच के भी कर सकता है। तो ऐसे केस में ये मिस्टर ए अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए हो सकता है कि इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दे ताकि इसकी प्रॉपर्टी सेल होने से बच जाए। और ट्रांसफर भी किसको कर रहा है? अपने घर वालों परिवार वालों को कर रहा है, बिना एडिकेट कंसिडरेशन के एक बार के लिए ट्रांसफर कर दिया कि भाई कहीं डिपार्टमेंट मेरी प्रॉपर्टी बेच ना दे। तो ऐसे केस में अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करता है या प्रॉपर्टी को सेल, मॉर्गेज या एक्सचेंज कर देता है, क्यों? ताकि वो डिपार्टमेंट को फ्रॉड कर सके, ताकि डिपार्टमेंट से सेल होने से बच जाए प्रॉपर्टी। तो ऐसे केस में उसे उस ट्रांजैक्शन को वॉइड माना जाता है, वो ट्रांजैक्शन सही नहीं मानी जाती। ऐसा नहीं माना जाता कि ट्रांसफर हो गई प्रॉपर्टी, वो माना जाएगा कि प्रॉपर्टी मिस्टर ए की ही है और उससे सेल किया जा सकता है। हाँ, बट अगर प्रॉपर्टी को जो सेल किया है वो एडिकेट कंसिडरेशन के लिए किया है, मतलब जितने की प्रॉपर्टी उतने में सेल किया है एंड इन गुड फेथ किया है और उसे नहीं पता था कि उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चल रही है, मतलब उसे पता ही नहीं था कि उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रही है, तो ऐसे केस में उसने प्रॉपर्टी सेल किया तो उसका कहीं भी इरादा ये नहीं था कि डिपार्टमेंट को फ्रॉड करना। तो इसलिए ऐसा अगर उसने कोई ट्रांजैक्शन किया तो उसे वैलिड माना जाएगा, या फिर उसने प्रॉपर ऑफिसर का पहले ही परमिशन ले लिया तो वो वैलिड माना जाएगा। उसके बाद सेक्शन आता है 83 प्रोविजनल अटैचमेंट। जब प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि इस व्यक्ति का ये व्यक्ति पैसा लेके भाग सकता है, ये व्यक्ति पैसा लेके भाग जाएगा अगर इसे टाइम दे दिया गया, तो ऐसे केस में उसकी एसेट्स को प्रोविजनली अटैच किया जा सकता है, इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट। अगर कमिश्नर चाहे तो बैंक अकाउंट और उसकी एसेट्स को प्रोविजनली अटैच किया जा सकता है, जो 1 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। 1 साल तक अटैच रहेगा, उसे यूज नहीं कर पाएगा एसएससी। अब 1 साल बाद भी अगर कोई ऑर्डर नहीं पास किया जाता तो फिर ये अटैचमेंट हट जाएगा और नॉर्मल काम हो जाएगा। पर्सन में फाइल ऑब्जेक्शन, और वो व्यक्ति 7 दिन के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन भी फाइल कर सकता है वो अटैचमेंट होने के बाद। तो ये तो होता है आपका डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर कंप्लीट। अब अपन स्टार्ट करेंगे ऑफेंस एंड पेनल्टी चैप्टर का रिवीजन। देखिए, ऑफेंस एंड पेनल्टी चैप्टर क्या बोलता है कि इसके अंदर प्रॉपर ऑफिसर आपके ऊपर ऑफेंस अगर आप कोई करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। पेनल्टी लगा सकता है, कौन सा ऑफेंस करने पे कितनी पेनल्टी लगेगी, ये सारी बात इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और दूसरी बात, सिर्फ ऑफेंस करने पे नहीं, किसी की हेल्प करोगे या कुछ ऐसा काम करोगे जो कि कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट है, तो ऐसे केस में आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। दूसरी बात, अगर आपने कुछ घिनौना अपराध किया तो आपको जेल भी हो सकती है, वो भी इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 122, सेक्शन 122, ठीक है, इसका सबसेक्शन 1 है। इसमें क्या बता रखा है? 21 ऑफेंसेस बता रखे हैं। कितने? 21 ऑफेंसेस। तो 21 ऑफेंसेस अगर कोई करते हो आप, इन 21 ऑफेंसेस की मैंने लिस्ट दे रखी है, आप नोट्स में पढ़ सकते हो, बट सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ टिक कर रखे हैं, वो वाले ऑफेंसेस भी याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो कोई 21 ऑफेंसेस में से अगर कोई भी ऑफेंस किया
तो ऐसे केस में आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी कितनी, 10,000 रुपए, या फिर अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज हायर। तो आपने जितना टैक्स कम पे किया, जितना टैक्स ज्यादा पे किया, आईटीसी आपने ज्यादा अवेल किया, तो ये जितना आपने फालतू में रिफंड ले लिया, ये सब चीजें जितना भी अमाउंट इन्वॉल्व है, या फिर 10,000 रुपए विच एवर इज हायर की आपको क्या लगा दी जाएगी, पेनल्टी लगा दी जाएगी। तो कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले ऑफेंसेस बता रहा हूं, बाकी 21 ऑफेंसेस की लिस्ट दी हुई है, आप एक बार रीड थ्रू कर सकते हो, बट इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर सप्लाई कर रहे हो आप गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इनवॉइसेस और फेक इनवॉइस, बिना इनवॉइस के या फिर फेक इनवॉइस के ऊपर अगर आप सप्लाई कर रहे हो, या फिर आपने इनवॉइस तो इशू कर दिया बट सप्लाई तो किया ही नहीं, बिना सप्लाई के आप इनवॉइस इशू कर रहे हो, इसका मतलब फर्जी इनवॉइस है। उसके बाद आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया बट गवर्नमेंट को पे नहीं किया, आपने लोगों से टैक्स कलेक्ट कर लिया, गवर्नमेंट को पे नहीं किया 3 महीने तक। उसके बाद आपने आईटीसी यूटिलाइज कर लिया या फिर अवेल कर लिया बिना गुड्स को रिसीव किए हुए। हमने बोला था गुड्स एंड सर्विस रिसीव होने पे ही आप आईटीसी अवेल या यूटिलाइज करोगे, बट आपने बिना गुड्स एंड सर्विस रिसीव किए हुए आपने क्या किया, आईटीसी अवेल कर लिया, फर्जी आईटीसी ले लिया। उसके बाद आपने रिफंड ले लिया, फ्रॉड करके रिफंड ले लिया, जो आपका रिफंड नहीं बनता था वो भी आपने रिफंड ले लिया। या फिर आपने किसी भी ऑफिसर के साथ पंगा लिया, या फिर आप रजिस्टर करवाना चाहिए था, आप लायबल टू रजिस्टर थे बट आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, उसकी वजह से आपने टैक्स इवेड किया। और ट्रांसपोर्टर ने ऐसे गुड्स के साथ डील किया जो कि सीज थे, कन्फिस्केटेड थे, तो ऐसे केस में वो भी उसकी गलती है। अगर ऐसा कुछ अपराध किया जाता है तो जितना अमाउंट इन्वॉल्व है और 10,000 विच एवर इज हायर की आपको क्या लगा दी जाएगी, पेनल्टी लगा दी जाएगी। और एक और स्ट्रिंजेंट पेनल्टी लेके आए, कौन सी, बोगस ट्रांजेक्शन के रिलेटेड। देखो ये बोगस ट्रांजेक्शन वाला जो अपराध है ना, ये सबसे बड़ा अपराध है। तो इसमें बोलता है कि अगर आपने सप्लाई किया बिना इनवॉइस के, इसका मतलब आप इनवॉइस रेज नहीं कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब आप टैक्स चोरी कर रहे हो। और अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया बिना सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के, आपने गुड्स एंड सर्विस सप्लाई नहीं किया, आपने फेक इनवॉइस इशू कर दिया और सामने वाले ने उसका क्रेडिट ले लिया, तो इसका मतलब आपने सामने वाले को फायदा पहुंचाया है। आपने बिना गुड्स की सर्विसेज की सप्लाई करे हुए इनवॉइस इशू किया, फेक इनवॉइस इशू किया है, तो उसे बोलते हैं बोगस ट्रांजैक्शन। या फिर आईटीसी अवेल या यूटिलाइज कर लिया बिना गुड्स को रिसीव, सर्विस को रिसीव करे हुए, तो ऐसे केस में इसे भी क्या बोलते हैं, बोगस ट्रांजैक्शन। या फिर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर थे और आपने आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करी है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट। हमने बोला था कि अगर आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, अगर वो आपने फॉलो नहीं किए, अगर इन 4 में से कोई भी आपने अपराध किया, इन 4 में से कोई भी आपने अपराध किया, तो ऐसे केस में जिसके कहने पर यह अपराध आपने किया है, पर्सन ऑन हुज इंस्ट्रक्शन ट्रांजैक्शन हैपेंड, और इस अपराध से जिसको फायदा हुआ है, मान लो कोई कंसल्टेंट आपको राय दे रहा था कि आप ऐसा अपराध कर लो, तो उस कंसल्टेंट पे भी पेनल्टी लगा दी जाएगी। तो मतलब अगर कोई आपकी मदद करेगा, जो आपको सिखाएगा ये काम, ये गलत काम करना सिखाएगा, उसके ऊपर भी पेनल्टी लगा दी जाएगी। और इस ऑफेंस से जिसको फायदा मिल रहा है उसके ऊपर भी पेनल्टी लगा दी जाएगी। कितनी, जितना टैक्स इन्वॉल्व है, अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, पूरे की पेनल्टी लगा दी जाएगी। उसके साथ ही नेक्स्ट सबसेक्शन क्या बोलता है कि अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने टैक्स पे नहीं किया या फिर कम पे किया है, रिफंड ले लिया, आईटीसी अवेल यूटिलाइज कर लिया, तो ऐसे केस में अगर उसने अदर देन फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ एक्ट किया है, तो 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट 10,000 विच एवर इज हायर की पेनल्टी लगेगी। और अगर फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ एक्ट किया है तो 10,000 रुपए और अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व हायर की पेनल्टी लगेगी। ये जस्ट लाइक 73, 74 की पेनल्टी की तरह है। बट मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 73(4) में अगर पेनल्टी लग गई तो बाकी किसी सेक्शन में पेनल्टी नहीं लगेगी। तो यहां पे 2 सेक्शन में दी गई है, बट एक पेनल्टी एक ही जगह पे लगेगी। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति मान लो ऑफेंसेस नहीं कर रहा है, 21 ऑफेंसेस नहीं कर रहा है, पर जो ऑफेंस कर रहा है उसकी मदद कर रहा है, एड्स और अबेट्स, मतलब उसकी सहायता कर रहा है उस ऑफेंसेस को करने में, या फिर वो ऐसे गुड्स के साथ डील कर रहा है जो उसे पता है कि कॉन्फिस्केट हो चुके हैं, जिन्हें डिपार्टमेंट कॉन्फिस्केट कर चुका है, या फिर वो सप्लाई के साथ डील कर रहा है जो कि इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट है, जीएसटी है, या फिर ऑफिसर ने उसे बुलाया कि भैया आप अपीयर हो और वो अपीयर नहीं हुआ सम्मन देने पे, तो ऐसे केस में उसकी गलती है। या फिर उसने फेक इनवॉइस इशू किया है तो पेनल्टी लगाई जा सकती है 25,000 रुपए तक की, 25,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। मतलब कोई सहायता करने वाला, मदद करने वाले पे भी 25,000 रुपए तक पेनल्टी लग जाएगी। और एक और बात, अगर मदद करने वाला इन 4 केसेस में, बोगस ट्रांजैक्शन के केस में है, तो पूरे टैक्स अमाउंट की पेनल्टी लगेगी।
और बाकी अगर ऑफेंसेस में हेल्प करेगा तो 25,000 रुपए तक की पेनल्टी लगेगी। और अगर कोई पेनल्टी कहीं भी डिफाइन नहीं है तो ऐसे केस में एक जनरल पेनल्टी दी गई है कि जिस जुर्म का कहीं पे भी कोई पेनल्टी नहीं दिया गया उस जुर्म पे लगेगी 25,000 रुपए की पेनल्टी। अब मैं आपको एक सेक्शन 73, 74 और 122 के अंदर का डिफरेंस भी बता देता हूं। देखो सेक्शन 73, 74 क्या बोलता है कि अगर आपने कोई टैक्स चोरी किया, ठीक है, तो आपने कोई टैक्स नहीं पे किया, कम पे किया, तो ऐसे केस में आपके ऊपर प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। तो मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने इनवॉइस इशू कर दिया बिना सप्लाई के, इनवॉइस इशू कर दिया बिना सप्लाई के मिस्टर बी को, और मिस्टर बी ने उसके ऊपर आईटीसी अवेल कर लिया। तो ऐसे केस में बताओ इनके ऊपर कैसे प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है, किसके अंडर पेनल्टी लगाई जा सकती है। अब अगर मिस्टर ए की बात करें तो मिस्टर ए ने बिना सप्लाई किए इनवॉइस इशू किया है। जब सप्लाई ही नहीं किया तो इसका मतलब उसका टैक्स भी नहीं बनता था, क्योंकि सप्लाई होगा तभी जीएसटी लगेगा, और टैक्स नहीं बनता था, और टैक्स नहीं बनता था और नहीं पे किया तो गलत क्या किया भाई। तो मतलब हम तो 73, 74 तब लगाएंगे जब उसका टैक्स बनता होगा और उसने पे नहीं किया होगा, पर यहां पे मिस्टर ए का टैक्स बनता ही नहीं है, तो ऐसे केस में इसके ऊपर सेक्शन 73, 74 नहीं लगाया जा सकता। बट एक सेक्शन 122(1) में मैंने आपको एक बताया 21 ऑफेंसेस में से कि अगर आपने इनवॉइस इशू किया बिना सप्लाई के तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है अंडर सेक्शन 122(1). तो ऐसे केस में मिस्टर ए के ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो अंडर सेक्शन 122(1) लग जाएगी, और जितने अमाउंट का टैक्स इन्वॉल्व था इस इनवॉइस में, मान लो 5 लाख रुपए इन्वॉल्व था तो 5 लाख रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। अब अगर मिस्टर बी की बात करें तो मिस्टर बी ने आईटीसी अवेल भी किया, यूटिलाइज भी किया है, तो इसका मतलब सेक्शन 73, 74 में भी पेनल्टी लगाई जा सकती है और सेक्शन 122 में भी लगाई जा सकती है। बट एक ही गलती के लिए दो जगह पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती, तो या तो सेक्शन 73, 74 में लगेगी या सेक्शन 122 में पेनल्टी लगेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद पेनल्टी लगाते टाइम कोई ऑफिसर अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं करे, उसके लिए या फिर लोगों की ध्यान में रखते हुए बातों को कि पेनल्टी के लिए कुछ डिसिप्लिन बताया गया है कि आपको पेनल्टी लगाते टाइम कुछ बातों को ध्यान में रखना है। क्या बातें ध्यान में रखनी है कि कुछ केसेस में पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। किन केसेस में पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी? अगर किसी व्यक्ति ने माइनर ब्रीच किया है, छोटा मोटा अपराध किया है। छोटा मोटा अपराध मतलब जहां पे अमाउंट 5,000 रुपए से कम है। अगर 5,000 रुपए या 5,000 से ज्यादा है तो वो छोटा अपराध नहीं है। अगर 5,000 से कम अमाउंट है तो उसे छोटा अपराध मान के उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। अगर छोटा मोटा कोई प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट का लैप्स हुआ है, कोई प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट में गलती हुई है या फिर एरर अपैरेंट ऑन रिकॉर्ड है, इसमें मतलब उसका कोई फ्रॉड का इंटेंट नहीं था, विदाउट फ्रॉड इंटेंट वो गलती से कोई एरर वगैरह हो गया, तो ऐसे केस में पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। उसके बाद पेनल्टी कितना लगाना है, क्योंकि हमने जो ऊपर बात किया वो मैक्सिमम पेनल्टी है। कितना पेनल्टी लगाना है ये डिपेंड करेगा प्रॉपर ऑफिसर के ऊपर। तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि उसने जो अपराध किया है वो कितना बड़ा अपराध है, कितना घिनौना अपराध है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो उसने जो ऑफेंस किया है वो कितना बड़ा अपराध है, डिग्री और सिविरिटी ऑफ द ब्रीच पे डिपेंड करेगा पेनल्टी कितना लगाना है। और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति खुद से आके अपना अपराध मान लेता है, कोई व्यक्ति खुद से वॉलंटरली डिस्क्लोज कर देता है, तो ऐसे केस में वो कि सामने वाले ने आके बताया है, इट विल बी अ मिटिगेटिंग फैक्टर टू क्वांटिफाई द पेनल्टी। ये हेल्प करेगा प्रॉपर ऑफिसर को रीजन देने में कि भाई आपने पेनल्टी कम क्यों लगाई। तो अगर कोई व्यक्ति सामने से खुद से आके अपना अपराध मानता है तो हमेशा उसे थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाता है। और पेनल्टी अगर लगानी है तो पेनल्टी लगाने से पहले क्या लगाना पड़ेगा? एससीएन इशू करना पड़ेगा, शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा कि आपके ऊपर पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए, और उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा किसी भी व्यक्ति को जिसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा रही है। और पेनल्टी लगाते टाइम ये नेचर ऑफ ब्रीच एंड प्रोविजन, किस सेक्शन के अंदर पेनल्टी लगाई गई है, क्या गलत काम किया है, ये सारा उसमें मेंशन होना चाहिए शो कॉज नोटिस के अंदर या ऑर्डर जो आप पास करोगे। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है पेनल्टी लगाते टाइम। अब आती है सेक्शन 129 और उसके बाद आएगा सेक्शन 130। ये दो इंपॉर्टेंट सेक्शन है पेनल्टी के रिलेटेड, इनको आप ध्यान से देखिएगा। देखो सेक्शन 129 क्या बोलता है कि अगर गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जा रहा है, तो उसके साथ क्या होना चाहिए? उसके साथ प्रॉपर उसके डॉक्यूमेंट, ई वे बिल वगैरह सब कुछ होना चाहिए। और अगर आपको रास्ते में प्रॉपर ऑफिसर रोक लेता है
और आपसे डॉक्यूमेंट मांगता है और आप डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो ऐसे केस में आपको सेक्शन 129 के अंदर आपके जो गुड्स हैं या गुड्स को जिस कन्वेंस में लेके जाया जा रहा था, मतलब जिस ट्रक में लेके जाया जा रहा था, और डॉक्यूमेंट सबको क्या कर लिया जाएगा, डिटेन कर लिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा। डिटेन और सीज करने का मतलब है कि प्रॉपर ऑफिसर डिपार्टमेंट अपनी कस्टडी में ले लेगा गुड्स को, डॉक्यूमेंट्स को और आपके व्हीकल को कस्टडी में ले लेगा, कस्टडी में ले लेगा। और यह बात ध्यान रखना, सेक्शन 129 तभी लगेगा जब आप इन ट्रांजिट हो, जब आप रास्ते में हो, तभी आपके ऊपर सेक्शन 129 लगाया जा सकता है। अब अगर आपको गुड्स छुड़वाना है, आपको अपना व्हीकल छुड़वाना है, आपको अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह छुड़वाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो अगर आपको ये सब छुड़वाना है तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। कितनी पेनल्टी? देखो, अगर तो उन गुड्स का ओनर सामने आ जाता है, अगर ओनर ऑफ द गुड्स कम फॉरवर्ड, तो ऐसे केस में अगर वो टैक्सेबल गुड्स है तो 200% ऑफ द टैक्स अमाउंट क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी। और अगर ओनर ऑफ गुड्स सामने नहीं आता तो ऐसे केस में टैक्सेबल गुड्स है तो 200% ऑफ द टैक्स पेबल और 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स विच एवर इज हायर की आपको पेनल्टी लगा दी जाएगी। ये तो सिर्फ क्या है, सीजीएसटी की पेनल्टी है। इक्विवेलेंट पेनल्टी आपके एसजीएसटी में भी लगेगी। ठीक है, तो अगर ओनर सामने आ गया तो 200% ऑफ द टैक्स अमाउंट, और अगर ओनर सामने नहीं आया तो 200% ऑफ द टैक्स अमाउंट और 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स विच एवर इज हायर। हाँ, अगर एग्जेम्प्ट गुड्स हैं, अगर उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, तो ऐसे केस में पेनल्टी, अगर ओनर सामने आ जाता है तो 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 25,000 विच एवर इज लोअर, तो 25,000 से ज्यादा कभी भी नहीं लगेगा। और अगर ओनर सामने नहीं आता तो ऐसे केस में 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 25,000 विच एवर इज लोअर, तो 25,000 से ज्यादा की पेनल्टी नहीं लगेगी। या फिर अगर आप पेनल्टी पे नहीं करना चाहते तो जितनी पेनल्टी बनती है उसके इक्विवेलेंट आप क्या करो, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दो, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दो। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि पेनल्टी कितना बनेगा। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं आपको पेनल्टी कितना बनेगा। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए का गुड्स क्या था? इन ट्रांजिट था, गुड्स इन ट्रांजिट, वैल्यू थी उसकी मान लीजिए 20 लाख रुपए, वैल्यू थी इसकी 20 लाख रुपए। अब टैक्स मान लो इसके ऊपर बनता है एट द रेट 12%। 12% क्या है? इसमें सीजीएसटी भी इंक्लूड है, इसमें एसजीएसटी भी इंक्लूड है। ठीक है, तो 12% टैक्स बना, इसके ऊपर बन जाएगा 2,40,000 रुपए, 2,40,000 रुपए। अब हमसे पूछा है कि भैया इसको गुड्स को पकड़ लिया, डिटेन और सीज कर लिया, डिटेन और सीज कर लिया, तो डिटेन और सीज कर लिया, अब इसको छुड़वाने के लिए पेनल्टी कितना देना पड़ेगा? तो देखो, अगर ओनर सामने आ जाता है, अगर ओनर सामने आ जाता है और टैक्सेबल गुड्स है, टैक्सेबल गुड्स है, तो ऐसे केस में अगर हमसे पूछा है कि पेनल्टी सीजीएसटी में बतानी है, तो सीजीएसटी में पेनल्टी क्या होगा? सीजीएसटी का टैक्स कितना होगा? 1,20,000। टोटल टैक्स 2,40,000 है, उसमें से सीजीएसटी कितना है? 1,20,000। तो 1,20,000 रुपए का 200% कितना हो जाएगा? 2,40,000 रुपए की आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी सीजीएसटी में, और इक्विवेलेंट पेनल्टी आपको एसजीएसटी में भी देनी पड़ेगी। और अगर आपसे आईजीएसटी में पूछा होता तो आप डायरेक्टली 2,40,000 का 200% कर सकते थे। अब अगर मान लो ओनर तो सामने आ गया, बट गुड्स क्या है? एग्जेम्प्ट है। गुड्स एग्जेम्प्ट है तो क्या करेंगे? 20 लाख रुपए का 2% कितना हो जाएगा? 40,000 और 25,000 विच एवर इज लोअर, तो 25,000 रुपए क्या हो जाएगा? आपका पेनल्टी हो जाएगा। ये सिर्फ सीजीएसटी में है, इसका इक्विवेलेंट पेनल्टी एसजीएसटी में भी लग जाएगा। अब अगर मान लो ओनर सामने नहीं आता, ओनर सामने नहीं आता, तो ऐसे केस में अगर टैक्सेबल गुड्स है, टैक्सेबल गुड्स है, तो ऐसे केस में 200% ऑफ द टैक्स पेबल, तो सीजीएसटी के अंदर 1,20,000 इंटू 200% 2,40,000 और 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स 50% ऑफ 20 लाख 10 लाख रुपए। ये तो विच एवर इज हायर, 2,40,000 या 10 लाख? 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए की पेनल्टी लग जाएगी सीजीएसटी के अंदर, और 10 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे एसजीएसटी के अंदर। और एग्जेम्प्ट गुड्स की बात करें, अगर एग्जेम्प्ट गुड्स होता तो 5% ऑफ दी वैल्यू, 20 लाख का 5% 1 लाख और 25,000 विच एवर इज लोअर 25,000, तो 25,000 की पेनल्टी आपको लग जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पेनल्टी क्या करना है? कैलकुलेट करना है। उसके बाद अब अगर पेनल्टी लगानी है तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? डिटेन और सीज करने के बाद, गुड्स को डिटेन और सीज करने के बाद उसके ऊपर शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा सामने वाले को कि आपका गुड्स
के ऊपर पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए, और 7 दिन के अंदर रिप्लाई मांगेगा। 7 दिन के बाद, शोकॉज नोटिस के 7 दिन के बाद ऑर्डर पास कर दिया जाएगा, ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। और अगर व्यक्ति ऑर्डर पास करने के 15 दिन के अंदर अंदर पेनल्टी पे नहीं करता है, पेनल्टी पे नहीं करता है, तो ऐसे केस में उसके गुड्स और कन्वेंस दोनों को क्या कर दिया जाएगा, सेल कर दिया जाएगा, सेल किया जा सकता है। अब मान लो ट्रांसपोर्टर आता है हाथ जोड़ के कि बॉस मेरी गलती नहीं है, ये जो व्यक्ति ने गुड्स भेजा था उसकी गलती है, तो मैं क्यों भुगतूं, मेरे पास और भी लोगों का सामान है, मुझे उन्हें भी पहुंचाना है, अगर आप मेरा ट्रक भी सीज कर लोगे तो मैं बाकी लोगों का गुड्स कैसे पहुंचाऊंगा। तो ऐसे केस में जीएसटी में उसको ऑप्शन दे दिया गया कि अगर आप अपना कन्वेंस, अपना व्हीकल छुड़वाना चाहते हो, अगर आप अपना व्हीकल छुड़वाना चाहते हो, गुड्स नहीं छोड़े जाएंगे, सिर्फ अगर व्हीकल छुड़वाना चाहते हो, तो ऐसे केस में जो ऊपर पेनल्टी हमने डिसाइड किया है, या फिर 1 लाख रुपए विचएवर इज लोअर अमाउंट है, वो आप पे करके चले जाओ, आप अपना कन्वेंस लेके चले जाओ, गुड्स यहां पे छोड़ जाओ। तो यहां पे ट्रांसपोर्टर को ऑप्शन दे दिया गया कि वो अपना कन्वेंस छुड़ा सकता है। तो ये तो सेक्शन 129 की बात हो गई। अब इसी प्रकार से सेक्शन 130 में भी कॉन्फिस्केट किया जा सकता है आपका गुड्स और कन्वेंस। देखो सेक्शन 129 में क्या होता है कि आपके गुड्स को डिटेन और सीज किया जाता है, मतलब जो ऑफिसर है वो अपनी कस्टडी में ले लेता है उन गुड्स और कन्वेंस को। पर यहां पे 130 में कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है, मतलब अब वो प्रॉपर्टी किसकी हो जाता है, डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी हो जाता है। ऐसे केस में उसकी ओनरशिप भी डिपार्टमेंट के पास चली जाती है। और सेक्शन 129 में आपको उन गुड्स को छुड़वाने के लिए क्या करना पड़ता है, पेनल्टी पे करनी पड़ती है। और सेक्शन 130 में आपको उन गुड्स को छुड़वाने के लिए फाइन पे करना पड़ता है। उसके बाद सेक्शन 129 में हमने बात किया था कि अगर गुड्स इन ट्रांजिट है तभी उसको डिटेन या सीज किया जा सकता है। सेक्शन 130 में जरूरी नहीं है कि गुड्स इन ट्रांजिट हो, गुड्स को कभी भी कॉन्फिस्केट किया जा सकता है अगर इंटेंट टू इवेड टैक्स है, अगर आप टैक्स को इवेड करना चाहते हो तो आपका गुड्स कभी भी कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। तो मैं इसमें ज्यादा बात ना करते हुए सीधी बात करता हूं कि अगर आप टैक्स का इवेजन करना चाहते हो, अगर आप टैक्स का इवेजन करना चाहते हो तो आपके ऊपर सेक्शन 130 लग सकता है। और आप जिन गुड्स के दौरान आप इवेजन करना चाहते हो उन गुड्स को कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, उसकी ओनरशिप ली जा सकती है डिपार्टमेंट के द्वारा अगर आपने इन कॉन्ट्रावेंशन किया है। तो अगर उसको छुड़वा के लेके जाना है गुड्स को, अगर आपको गुड्स को छुड़वा के लेके जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइन पे करना पड़ेगा। कितना फाइन पे करना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू, देखो फाइन कितना पे करना पड़ेगा ये डिसाइड करेगा प्रॉपर ऑफिसर, बट मैक्सिमम फाइन कितना होगा वो मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स चार्जेबल। आपके गुड्स का कितना मार्केट वैल्यू है उसमें से आपका गुड्स के ऊपर कितना टैक्स लगता है वो लेस कर दीजिए, जो अमाउंट आएगा मैक्सिमम उतना फाइन लगाया जा सकता है, मैक्सिमम उतना फाइन लगाया जा सकता है। बट मिनिमम कितना फाइन लगाया जाएगा, मिनिमम फाइन लगाया जाएगा टैक्स पेबल का 100%, जितना टैक्स पे करना था उसका 100% मिनिमम फाइन लगाया जाएगा। और मैक्सिमम कितना होगा, मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स चार्जेबल, उसके बीच में प्रॉपर ऑफिसर जितना फाइन लगाना चाहता है लगा सकता है। उसके बाद अगर ट्रांसपोर्टर अपना कन्वेंस छुड़ाना चाहता है, अगर अपना कन्वेंस छुड़ाना चाहता है तो ऐसे केस में वो गुड्स के ऊपर टैक्स पेबल जितना है उतना पे करके और वो अपना कन्वेंस छुड़ा के लेके जा सकता है। ध्यान रखना अगर 3 महीने के अंदर टैक्स पे नहीं किया, फाइन पे नहीं किया तो ऐसे केस में आपके गुड्स को सेल किया जा सकता है। सेक्शन 129 में हमने 15 दिन दिए थे बट यहां पे 3 महीने दिए हैं सेक्शन 130 में। तो समझ में आया डिफरेंस। क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि 129 के अंदर पेनल्टी करनी है 130 के अंदर, बट अगर नहीं भी दिया हो तो आप कैसे पहचान सकते हो कि अगर पेनल्टी पूछा है तो सेक्शन 129 और अगर फाइन पूछा है तो 130। अगर आपसे इन ट्रांजिट की बात हो रही है तो सेक्शन 129 अदरवाइज 130, इंटेंट टू इवेड टैक्स की बात हो रही है तो सेक्शन 130, डिटेन और सीजर की बात हो रही है तो 129 और कॉन्फिस्केशन की बात हो रही है तो 130 की बात हो रही है। इन सेक्शन को आपको याद भी रखना है और आपको पेनल्टी इस प्रकार से कैलकुलेट करनी है। अब बात करते हैं कि कुछ ऑफेंसेस के लिए आपको पनिशमेंट भी मिलती है, सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी से काम नहीं चलेगा, आपको जेल भी हो सकती है, आपको जेल भी हो सकती है अगर आपने कोई सीरियस ऑफेंस किए हैं। तो हमने ऊपर जो 21 ऑफेंसेस देखे थे उनमें से कोई 11 ऑफेंस ऐसे हैं, कुछ 11 ऑफेंस ऐसे हैं जो अगर कोई व्यक्ति कमिट करता है या फिर किसी से करवाता है या फिर उसका कोई बेनिफिट रिटेन करता है या फिर उसका फायदा रिटेन करता है तो ऐसे केस में उसको जेल भी हो सकती है। तो वो 11 ऑफेंसेस कौन कौन से हैं। कुछ ऑफेंसेस तो हमने बात किया कि सप्लाई कर दिया बिना इनवॉइस के या इनवॉइस इशू कर दिया बिना सप्लाई के,
आपने कलेक्ट कर लिया टैक्स गवर्नमेंट के नाम पे और आपने पे नहीं किया, आपने आईटीसी ले लिया, यूटिलाइज कर लिया, ठीक है, बिना गुड्स और सर्विस रिसीव किया, मतलब बोगस ट्रांजैक्शंस। उसके बाद आपने रिफंड फ्रॉड करके ले लिया, या आपने अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह का फॉल्सिफिकेशन किया, आपने सबूत मिटाने की कोशिश करी है, आपने प्रॉपर ऑफिसर को उसकी ड्यूटी करने से रोका है, या फिर आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं कराए, या फिर आपने जो डिटेन सीज गुड्स थे, कॉन्फिस्केटेड गुड्स थे, उनके साथ डील किया है। तो आपको ज्यादा इतने याद रखने की जरूरत नहीं है। आप अगर ये स्टार्टिंग वाले 6 चीजें भी याद रख लोगे उतना भी काफी है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए, तो यहां पे बोलता है कि अगर इन 11 ऑफेंसेस में से किसी ने कमिट किया है, या किसी ने हेल्प किया है, या फिर किसी ने फायदा उठाया है, तो अगर उसमें टैक्स का अमाउंट इन्वॉल्व था 1 करोड़ से ज्यादा का, 1 करोड़ से ज्यादा का, बट 2 करोड़ तक का अमाउंट इन्वॉल्व था, तो आपको 6 महीने से लेके 1 साल तक की सजा हो सकती है। तो मिनिमम तो 6 महीने होगा ही होगा, उससे ज्यादा 1 साल तक की सजा हो सकती है। और अगर अमाउंट 2 करोड़ से ज्यादा था बट 5 करोड़ तक था, तो आपको 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है। और 5 करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट था तो आपको 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है। ध्यान रखना, अगर इन 11 ऑफेंसेस के अलावा कोई ऑफेंस है तो ऐसे केस में आपको जेल नहीं होगी। और इन 11 ऑफेंसेस में भी अगर अमाउंट 1 करोड़ रुपए से कम है तो आपको जेल नहीं होगी, क्योंकि 1 करोड़ रुपए से ऊपर 2 करोड़ रुपए तक 1 साल है, 2 करोड़ रुपए से 5 करोड़ तक 3 साल है, और 5 करोड़ से ऊपर 5 साल है, बट 1 करोड़ से नीचे कुछ भी नहीं है, 1 करोड़ रुपए तक। बट अगर यही ऑफेंसेस आपने बार बार कर रहे हो, अगर ये ऑफेंसेस आपने दूसरी बार किया, फिर अमाउंट नहीं देखा जाएगा, फिर भले ही आपने 10,000 का ऑफेंस किया हो, आपको 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है। मतलब इन 11 ऑफेंसेस को आप रिपीट कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपको सजा होगी, फिर अमाउंट नहीं देखा जाएगा, कितना भी अमाउंट इन्वॉल्व हो। उसके बाद अगर आपने रिकॉर्ड्स को फॉल्सिफाई किया है, फेक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए हैं, आपने किसी ऑफिसर को उसकी ड्यूटी करने से रोका है, या फिर आपने मटेरियल एविडेंसेस या फिर डॉक्यूमेंट्स के साथ सबूत मिटाने की कोशिश करी, उनके साथ टेम्पर किया है, तो ऐसे केस में आपको 6 महीने या फाइन या फिर बोथ की क्या हो सकती है, सजा हो सकती है, भले ही अमाउंट 1 करोड़ से कम का हो, ठीक है। उसके साथ अब ऑफेंसेस को ना 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये मैंने आपको इंस्पेक्शन सर्च सीजन में बता दिया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस सीरियस नेचर के होते हैं, यहां पे वारंट चाहिए होता है अरेस्ट करने के लिए, और इसमें बेल आपको नहीं मिलती। और अगर जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो लेस सीरियस नेचर के होते हैं, यहां पे वारंट चाहिए होता है अरेस्ट करने के लिए, और इसमें बेल आपको आसानी से मिल जाती है। तो कॉग्निजेबल में वारंट नहीं चाहिए होता और नॉन कॉग्निजेबल में वारंट चाहिए होता है। तो नॉन कॉग्निजेबल में आपको बेल भी आसानी से मिल जाती है। अब कौन कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल होते हैं, कौन कौन से नॉन कॉग्निजेबल, तो देखो, अगर कोई 4 ऑफेंस जो मैंने बताए थे बोगस ट्रांजैक्शन, कौन कौन से, आपने गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर दिया बिना इनवॉइस के, सप्लाई कर दिया बिना इनवॉइस के, इशू कर दिया आपने इनवॉइस विदाउट सप्लाई के, मतलब बिना सप्लाई किए आपने इनवॉइस इशू कर दिया, आपने आईटीसी अवेल कर लिया बिना गुड्स एंड सर्विस को रिसीव किए हुए या फिर बिना इनवॉइस के, या फिर आपने कलेक्ट टैक्स कर लिया और गवर्नमेंट को पे नहीं किया। तो अगर आपने ये 4 ऑफेंस करे हैं और वो भी 5 करोड़ से ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व है, तब इन्हें क्या बोला जाएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। पर ध्यान रखना, अगर इन 4 ऑफेंसेस के अलावा कोई ऑफेंस है तो उन्हें कॉग्निजेबल ऑफेंस कभी भी नहीं बोला जाएगा। भले आपने रिफंड ले लिया आपने गलत तरीके से ले लिया, अब रिफंड गलत तरीके से लेना यहाँ पे कवर नहीं है 4 ऑफेंसेस में, तो भले आपने 10 करोड़ का रिफंड ले लिया गलत तरीके से, बट वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। तो ऐसे केस में अगर ये 4 ऑफेंस है और उसमें 5 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट इन्वॉल्व है तो वो कॉग्निजेबल है। अब मान लो अगर ये 4 ऑफेंस है और अमाउंट 5 करोड़ से कम है तो ये भी कॉग्निजेबल नहीं कहलाएंगे। उसके बाद अगर कोई कंपनी ऑफेंस करती है या फिर कोई एचयूएफ फर्म एलएलपी ट्रस्ट वगैरह ऑफेंस करते हैं तो सिर्फ कंपनी एचयूएफ फर्म एलएलपी वो नहीं होते गिल्टी, उसके साथ उनको चलाने वाले लोग भी गिल्टी होते हैं। तो अगर कंपनी है तो कंपनी को चलाने वाले पर्सन रिस्पॉन्सिबल और कंपनी दोनों को क्या माना जाएगा, गिल्टी माना जाएगा। और डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं ऑफिसर, उनको भी गिल्टी माना जाएगा अनलेस वो प्रूव कर देते हैं कि जो भी हुआ है वो उनकी कंसेंट से नहीं हुआ है, उनको पता भी नहीं था या फिर उनकी नेग्लिजेंस की वजह से नहीं हुआ है। सिमिलर तरीके से अगर कोई ऑफेंस फर्म एलएलपी एचयूएफ ट्रस्ट ने किया है तो उनके पार्टनर, कर्ता या फिर मैनेजिंग ट्रस्टीज वगैरह हैं, उनको भी गिल्टी माना जाता है अनलेस वो प्रूव कर देते हैं कि उन्हें इस ऑफेंस के बारे में कुछ भी पता नहीं था, उनकी नेग्लिजेंस भी नहीं थी, वरना उन्हें भी गिल्टी रखा जाएगा।
अब उसके बाद अगर आपने कोई गलती कर दी, अब आप चाहते हो कि मुझे जेल ना हो, आप जेल से बचना चाहते हो, तो जेल से बचना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी, और उसे लीगल टर्म्स में बोलते हैं कंपाउंडिंग। तो अगर आप जेल से बचना चाहते हो तो आपको कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। और कौन माफ कर सकता है आपको, कमिश्नर माफ कर सकता है, कमिश्नर माफ कर सकता है। तो ये कभी भी माफ कर सकता है, आपके अगेंस्ट अगर केस दर्ज कर दिया तो उससे पहले अगर आप माफी मांगने चले गए तो भी आपको माफ कर सकता है, केस दर्ज होने के बाद भी अगर आप माफी मांगोगे तो भी आपको माफ कर सकता है। बट उसके लिए आपको क्या पे करनी पड़ेगी, कंपाउंडिंग फीस पे करनी पड़ेगी, कुछ पैसा पे करना पड़ेगा। बट हाँ, कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जहां पे आपको माफी नहीं मिल सकती, जहां पे आपको जेल जाना ही पड़ेगा। कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, अगर आपने कोई बोगस ट्रांजैक्शन वाले ऑफेंस किए, जो अपन ने ऊपर बात किया था, अगर वो बोगस ट्रांजैक्शन वाले ऑफेंस किए हैं और उसमें सहायता की है, उसमें हेल्प करी है, या फिर अदर कोई ऑफेंस है जिसका अमाउंट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो भी आपको कंपाउंडिंग मिल जाएगा। बट अगर ये ऑफेंस आपने बार बार किए, अगर आपने बोगस ट्रांजैक्शन वाले ऑफेंस बार बार किए, या फिर 1 करोड़ से ज्यादा का ऑफेंस था, अगर आपने इसे दोबारा किया, ऐसे केस में आपको ऑलरेडी अगर एक बार माफी मिल चुकी है, ऑलरेडी एक बार माफी मिल चुकी है, तो दोबारा आपको इसकी माफी नहीं मिलेगी। अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जो ऑफेंस है जीएसटी में, और उसके अलावा वो ऑफेंस किसी दूसरे एक्ट में भी है, मान लो इंडियन पेनल कोड में भी वो ऑफेंस है, तो कमिश्नर के पास जीएसटी में माफ करने की पावर है, इंडियन पेनल कोड में नहीं। अगर कोई आप ऐसा ऑफेंस करते हो जो आप जीएसटी में भी और किसी दूसरे एक्ट में भी ऑफेंस है, तो उसको माफ नहीं किया जा सकता। और अगर आपको दोषी ठहरा दिया गया एक बार कोर्ट के द्वारा एक बार आपको दोषी ठहरा दिया गया, तो उसके बाद आपको माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बार कोर्ट ने आपको दोषी ठहरा दिया, उसके बाद कमिश्नर के पास पावर नहीं है कि वो कोर्ट से भी ऊपर चला जाए। ठीक है, अब माफ करने के लिए कंपाउंडिंग फीस कितनी ली जाएगी, तो देखो, मान लो आपने ऑफेंस किया है 10 करोड़ रुपए का, 10 करोड़ रुपए का, तो ऐसे केस में बोला गया है कि जो आपकी कंपाउंडिंग फीस है वो डिसाइड कौन करेगा, कमिश्नर डिसाइड करेगा। बट मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है, वो बताया गया है। तो मैक्सिमम जो कंपाउंडिंग फीस हो सकती है वो हो सकती है आपकी 10 करोड़ रुपए का। अगर आपने काम किया है तो इसका 150%, मतलब 10 करोड़ रुपए का अगर आपने ऑफेंस किया है तो 15 करोड़ रुपए और 30,000 विचएवर इज हायर, 15 करोड़ रुपए, तो मैक्सिमम आपका 15 करोड़ रुपए पेनल्टी हो सकता है। मिनिमम कितना होगा, तो आपका 10 करोड़ है मान लो, तो इसका 50% बराबर 5 करोड़ और 10,000 विचएवर इज हायर 5 करोड़, तो 5 करोड़ से लेके 15 करोड़ तक के बीच में आपका क्या होना चाहिए, कंपाउंडिंग फीस होना चाहिए। कहने का मतलब मिनिमम 50%, मैक्सिमम 150%, तो इतना कंपाउंडिंग फीस आपका हो सकता है। तो इस प्रकार से अपना चैप्टर होता है कंप्लीट, डिमांड एंड रिकवरी एंड ऑफेंस एंड पेनल्टी चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आपको नंबर मेरा प्रोवाइड करा ही दिया गया है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।